जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी, ये दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उनमें लगभग 22 शिफ्ट हुई थी, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हुई थी। तो उन 22 शिफ्ट में जो EVS का प्रैक्टिस सेट है वो मैं अभी आप लोगों को करा रहा हूँ। अभी तक मैंने 11 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए हैं। जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से एकदम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आया हूँ। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से रिलेटेड है। तो देखिए, क्वेश्चन बोला गया है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको अपने होटल जाना है। आप कहाँ हैं? रेलवे स्टेशन में, और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व में जाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो पहले 60 मीटर आप कहाँ जा रहे हैं? पहले 60 मीटर आप पूर्व में जाते हैं। ये गए 60 मीटर, आप कहाँ गए? पूर्व में। ठीक है। फिर 200 मीटर ठीक उत्तर में, तो लीजिए 200 मीटर ठीक किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में। कितना चलना है? 350 मीटर। मान लीजिए ये कितना हो गया डिस्टेंस? ये डिस्टेंस 350 मीटर किस दिशा में है? ये पश्चिम दिशा में है। फिर अंत में ठीक उत्तर में जाते हैं। कितना? 40 मीटर। उत्तर में कितना जाते हैं? 40 मीटर ये जाते हैं। और 40 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं? आप अपने होटल में पहुँच जाते हैं। मान लीजिए ये कोई होटल है, यहाँ आप क्या हो जाते हैं? पहुँच जाते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? ये होटल के सापेक्ष, ये होटल है और ये हमारा रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो होटल के सापेक्ष हमको क्या देखना है? रेलवे स्टेशन की दिशा को देखना है। तो होटल के सापेक्ष अगर हम रेलवे स्टेशन की दिशा देखें तो कुछ हमको ये दिशा देखने को मिलेगी। कौन सी दिशा हमको देखने को मिलेगी? तो ये दक्षिण पूर्व में, यानी होटल के सापेक्ष जो रेलवे स्टेशन है ये किस दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है। किस त्योहार को मनाने के लिए? कमेंट करिए जल्दी से, आप लोग कमेंट करिए। पहला है नुआखाई, दूसरा है पोंगल, तीसरा है करवा चौथ, चौथा है बसंत पंचमी। तो कौन सा ऐसा त्योहार होता है जो चांद देखने के लिए मीना दौड़कर छत पर जाती है? तो देखिए, करवा चौथ का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? तो करवा चौथ का जो त्योहार है ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। कब? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो करवा चौथ के दिन क्या होता है? चांद का ही तो इंतजार किया जा रहा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। एक लड़का सूरत से नगरकाइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन पर सवार हुआ। कब सवार हुआ है? 3 सितंबर 2022 को। और 5 सितंबर 2022 को 4:45, देखिए 16:15 का मतलब है 4:15 कब के? शाम के, यानी शाम को 4:15 पर। और इस 4:15 का मतलब है सुबह का जो 4:45 होता है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो अगर सिंगल डिजिट में टाइम आ रहा है तो वो मान लीजिए सुबह की बात कर रहा है,
अगर डबल डिजिट में आ जाए यानी 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे अगर बजाता है तो आप समझ जाइए कि वो शाम की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमको बताया गया है कि कब चला है, 3 सितंबर को। 3 सितंबर को चला है, कितने बजे, 16:15 पे। तो हम अगर इसको 4:15 बोले तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। और कब चला है, तो 3 सितंबर को 4:15 यानी शाम को। और 5 को 4:45 सुबह पहुंचा है। 5 को 4:45 सुबह पहुंचा है। तो अगर देखिए 4 तारीख को अगर पहुंचा है कितने बजे, 4:15 पर ही, और कब के, शाम को। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए, ये 24 घंटे हो गए। अब हमको सुबह के 4:45 तक ले जाना है 5 तारीख की, और ये शाम के 4:15 है। तो शाम के 4:15 से सुबह के अगर हम 4:15 काउंट करें तो ये कितने घंटे होंगे, ये 12 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। यानी 4:15 ये शाम का 4:15 है, और अगर सुबह का 4:15 को काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 12 घंटे। हमको तो कितना 4:45 चलाना था ना, और अभी हम 4:15 गए, अभी कितने मिनट बचे हैं, 30 मिनट। तो टोटल टाइम काउंट करिए, 24 और 12, 36 और 30 मिनट ये। तो 36 ये और 30 मिनट एक्स्ट्रा वाला जो हमारा बच्चा था, और 60 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसको भी हम किस में बदलेंगे, आवर में। 30 1 जा 30 और 32 जा 60। 30 1 जा 30 और 32 जा कितना हो जाएगा, 60। और 36 2 जा हो जाएगा 72, और 1 73/2, यानी 73/2 आवर आ जाएगा। टाइम कितना निकल कर आएगा, 73/2 आवर। और इसमें देखिए दूरी कितनी दी गई है, दूरी 2119। तो देखिए हम क्या लगाएंगे, हमको औसत चाल चाहिए यानी स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 2119 और डिवाइड करेंगे 73/2 से। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 58.054 आएगा। क्या आएगा, 58.054। अब देखिए क्योंकि मैं इसको हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए कैलकुलेशन नहीं बन पा रहे हैं। मेरा मेन मोटो ये है कि आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो बताना सिखा दूँ, और किस फार्मूले का यूज़ करना है वो सिखा दूँ। कैलकुलेशन आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लगभग 58 के लगभग आएगा। कितना आएगा, 58.3 के लगभग। तो 58 पॉइंट आ रहा है ना समथिंग। अब आंसर पर नज़र डालिए, 58 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए 58 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 6 महीने से अधिक समय तक, बताइए कौन ऐसी भारतीय महिला है जो 6 महीने से अधिक समय तक कहाँ पर रही थी, अंतरिक्ष में। तो देखिए वहीदा प्रिज्म तो है नहीं, कलम मल्लेश्वरी है नहीं, बचेंद्री पाल है नहीं, क्योंकि कलम मल्लेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर है। बचेंद्री पाल क्या है, पर्वतारोही है। बची सुनीता विलियम, तो सुनीता विलियम ही क्या है, अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये लगभग 195 दिन तक रिकॉर्ड है कहाँ पर रही थी, अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग द्वारा किया जाता है। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, क्या बिंदेश्वर पाठक जी हैं, विनोबा भावे, बाबा आमटे या अन्ना हजारे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदेश्वर पाठक जी। कौन है, बिंदेश्वर पाठक जी इसके क्या है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं।
अगला क्वेश्चन, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप क्या होता है, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। 6 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए क्या होता है, जब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया पता है कब धीमी होगी, जब वायुमंडल का जो ताप है वो घटेगा और वायु के बहने की चाल क्या होगी, कम होगी। क्योंकि जो वाष्पीकरण होता है वो तापमान के समानुपाती होता है, इसलिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। किसकी, मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा जो है, क्या ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भूकंप आता है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। क्या विवर्तनिकी प्लेट्स का हिलना इसके कारण भूकंप आएंगे, या भूस्खलन के कारण होने वाला भूकंप। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, खनन के क्रियाकलाप के दौरान ही क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां यानी केरेवन पर एक घर होता है, कौन सा घर होता है, पहियों पर, नाव पर, बर्फ पर या रेल की पटरियों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहियों पर होता है। किस पर होता है, पहियों पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। देखिए आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो काउंट करिए। पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा पुदुचेरी, पांचवा अंडमान निकोबार, छठवां लद्दाख, सातवां जम्मू एंड कश्मीर और आठवां दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव। कितने यूटी आपको काउंट करा दिए, 8 यूटी। पहला फिर से काउंट करिए, चंडीगढ़, दूसरा बोलिए, पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा पुदुचेरी, पांचवा लद्दाख, छठवां जम्मू कश्मीर, सातवां अंडमान निकोबार और आठवां दादर एवं नागर हवेली एंड दमन और दीव। तो ऑप्शन पर नजर डालिए। मान लो आपको नहीं पता है, तो आपको अगर राज्य के बारे में पता है तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या बताना है, संघ शासित प्रदेश। नागालैंड और मिजोरम होगा नहीं, दोनों क्या है, राज्य हैं। झारखंड राज्य है, ठीक है, झारखंड राज्य है। बचा क्या, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कब बने हैं, 2019 में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी कब बने हैं, 2019 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है, ध्यान दीजिए, लिंग समानता ना कि लिंग भेदभाव। लिंग समानता, व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, बिल्कुल सही बात है, भेदभाव का ना होना ही लिंग समानता है। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, क्यों भाई, ये तो लिंग समानता फिर की बात कहाँ हो गई। विद्यमान लिंग भेदों और विषयों को महसूस करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। अगला, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत समान होना, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, ए और डी
ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष आपको किसकी बतानी है, सॉरी, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ की जो राजधानी है और चंडीगढ़। तो लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की, और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, पंजाब की। तो देखिए अगर हम कुछ ऐसे बनाएं, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, पंजाब है, क्या है ये, पंजाब है, और ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो बताइए पंजाब किस साइड में है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, और ये नीचे दक्षिण है। तो पंजाब की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम में पंजाब है और पूरब और दक्षिण में कौन है, लखनऊ। उत्तर पश्चिम में पंजाब और दक्षिण पूर्व में कौन है, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व, क्योंकि लखनऊ दक्षिण पूर्व में है और पंजाब उत्तर पश्चिम में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथक्करण की क्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, तने, बीज, बाली या फूल। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाली। किसको ओखली से पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, बाली को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं गिरता है, ये ध्यान देना होता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे कहाँ गिर जाता है और ये लगा कर हम लोग जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, और बाद में हम सोचते हैं हमने सही लगाया था, क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया, नहीं गिरता, यानी 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर कभी आया ही नहीं है, नहीं आता है। ऑप्शन पे अब नजर डालिए। ऑप्शन नंबर पहला कानपुर और रायपुर। देखिए कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और रायपुर कहाँ है, रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो देखिए कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं गिरता है, और ना रायपुर में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है। लेह लद्दाख को तो आप जानते ही हैं, लेह लद्दाख क्या है, इसको तो आप जानते ही ना, ये बर्फ़ का एक तरीके से रेगिस्तान है, तो यहाँ तो जाता ही है। जोशीमठ में भी, केदारनाथ में भी टेम्परेचर इतना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कानपुर और रायपुर में कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। अगला, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है। किसको अलग करना चाहता है, चावल और पानी को। वह कौन सी विधि अपनाएगा, क्या वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तो गर्म करने पर वाष्पीकरण होता है ना, फटकने पर कब फटकेंगे, तो तभी ना जब भूसा वगैरह मिल जाएगा तब उसको हटाएंगे, मतलब कोई हल्का हल्का सा जो उड़ जाए तो वो काम आएगा। हाथ से चुनना, तो हाथ से तो चुनेंगे नहीं, क्योंकि कंकड़ वगैरह अगर मिल जाते हैं किसी चीज़ में तो उनको हाथ से चुना जाता है, पिकिंग मेथड होता है। क्या करेंगे, निथारेंगे। क्या करेंगे, निथारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, निथारना एकदम करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं, जल्दी से कमेंट करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सभी लोग कमेंट करिए। पहला, कौवा, सूअर, मनुष्य, खरगोश, गाय, घोड़ा, बाघ, शेर, भेड़िया, बकरी, हाथी, सूअर। ऐसे में एलिमिनेट करिए। बकरी हटा दीजिए, शाकाहारी होती है, ठीक है, और हटाइए। घोड़ा हटा दीजिए, शाकाहारी होती है, ये प्योर शाकाहारी हैं। ये क्या है, प्योर शुद्ध शाकाहारी हैं। मनुष्य के बारे में आप जानते हो, सूअर के बारे में जानते हो, कौवा के बारे में जानते हो, ये शाकाहारी भी हैं, यानी साग सब्जी भी खा लेंगे और मांस वगैरह भी खा लेंगे, यानी दोनों चीज़ें खाएंगे, वही तो सर्वाहारी होते हैं ना, जो दोनों चीज़ें खाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक
पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। किसका? पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या पर्यावरण के लिए है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के माध्यम से है, ये भी बात सही है, पर्यावरण के माध्यम से ही होती है। पर्यावरण के बारे में है, ये भी सही है। पर्यावरण से है, तो ये कहाँ से सही हो जाएगा? यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं? कौन से पद पर्यावरण के अध्ययन का वर्णन करते हैं? देखो, पर्यावरण का मतलब ही है आप अन्वेषण करें, यानी खोज पड़ताल, खोज वगैरह करें। दूसरा है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करें, बिल्कुल, तभी तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। सी, पर्यावरण के बारे में सूचना कोई औचित्य नहीं होगा, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। फिर से समझिए, अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। पहला क्या है? यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना। यादृच्छिक समानताएं और विभिन्नताओं को क्या करना? एकत्र करना। बिल्कुल, हम एकत्र करेंगे उन सभी चीज़ों को। दूसरा क्या है? हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना। क्या ये होगा? सी, बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना। अवलोकन कर रहे हैं तो पूर्व के बारे में सूचना क्यों मांगेंगे? अवलोकन का मतलब ही होता है ऑब्जर्व करना, देखना। अगला, बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नेपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिकारी पौधे नेपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए, ऐसा क्या करे शिक्षक कि वो सर्वाधिक? विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधे शिकार क्यों करते हैं। और आगे बढ़िए, विद्यार्थियों से प्रश्न करना। प्रश्न कर ही नहीं सकते, हटा दीजिए इसको। देखिए, तुरंत इसने निगेटिव सेंस दे दिया। विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधे शिकार क्यों करते हैं, यानी बच्चा खुद से अन्वेषण करेगा, खुद से खोज करेगा। अगला, विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि वो कुछ जंतु को शिकार, सोचने के लिए नहीं, वो खुद खोज करेंगे तो उनको खुद ही उसका अनुभव होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व से उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, यानी उसके शिक्षक जो रोशन है उनको क्या करना चाहिए? उसे गलती को सुधार देना चाहिए, और आगे बढ़िए, उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए। सी ऑप्शन, उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए, और उसे गलती को संकेत करना चाहिए, उसे बच्चों को सही हल खोजने देना चाहिए। यानी देखो, बच्चा खुद से ही खोज रहा है, यानी बच्चे को खोजने के लिए देना चाहिए ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती, एक ही शिक्षिका। और आगे बढ़िए, विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करते हैं। क्या ऐसा होगा? अगला क्वेश्चन, विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही बात। विषयक
उपागम से जो विषय की परिधियों के जो अवरोध हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाउंड्री हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पढ़ना ही नहीं है क्योंकि विषय केंद्रित बोल दिया है और शिक्षा कौन सी है, छात्र केंद्रित। यहीं से समझ जाइए कि ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत होगा। 22 की ओर आई है। निम्नलिखित में से कौन से विषय या उपविषय, कौन से ऐसी थीम है जो नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकती हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है कौन, पर्यावरण करता है। समाज में भेदभाव और विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है कौन, पर्यावरण। ये तो करेगा नहीं, ईंधन से तो कोई मतलब नहीं, पौधे तो करेंगे नहीं, काम और खेल। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बताइए। कौन से क्रियाकलाप को या प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑप्शन पर नजर डालिए। प्रश्न करना, मापना, संवाद करना, परिणाम निकालना या मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। तो देखिए, प्रश्न करना बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बीनू है वो क्या कर रही है, अपने आस पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। यानी प्रश्न तो कर ही रही है। और क्या हो जाएगा, मापना, मापने से यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। संप्रेषण, तो संप्रेषण भी हो जाएगा। परिणाम निकालना, ये भी हो जाएगा। यानी ACD मॉडल बनाना ये होगा नहीं। ACD कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपाला गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहती है। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। गोपाबा को क्या करना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। बिल्कुल गलत। उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। ये भी गलत। उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से, किसकी सहायता से, विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उनकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। यानी सी और डी कौन सा ऑप्शन होगा, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। 24 तक हम लोग कर चुके थे। तक हो गया था 25। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। बताइए क्या होगा ऑप्शन। शक्करखोरा, वीवर पक्षी, मोर, बसंत गौरी। कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग, आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो को, वो सभी लोग कमेंट करके बताइए। यानी ऑप्शन नंबर सी मोर, क्योंकि नीला कलर किसका होता है, मोर, और पैसे जैसी आकृति बनी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहां कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों के नाम जानकर वो क्या कर लेगी।
अगला, यानी ये तो होगा नहीं। पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे ना, क्योंकि हर जो पेड़ पौधा होता है उस सबकी अलग विशेषता होती है। कुछ जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ अलग प्रकार की दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मतलब उनकी अलग ही वैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं ना। अगला सी में आएंगे तो पेड़ एवं पौधों को औषधि नाम देंगे क्या केवल, तो ये तो हो नहीं सकता है। पर्यावरण स्थिति जिनके पेड़ व पौधे उगते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। कैसे? निम्न कोटि के कभी प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। क्या निम्न कोटि के प्रश्न पूछेंगे? नहीं। जटिल प्रश्न पूछ नहीं सकते, एकदम सरल नहीं, उच्च कोटि के प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? इनको एक श्रेणी में लगाइए सीरीज में, पहले कौन आएगा? तो देखिए, पहले सबसे पहले क्या आएगा, उसने क्या किया, अवलोकन किया, यानी सूर्य और चूड़ी को मिलाकर उसने क्या किया, अवलोकन किया। इसके बाद अब वो तुलना कर रही है। जब उसने अवलोकन किया सूर्य का चूड़ी से, उसके बाद क्या कर रही है, तुलना कर रही है। क्या कर रही है, तुलना। बाद में क्या दे रही है, तर्क भी दे रही है कि देखो सूर्य कितना छोटा है, मेरी चूड़ी बड़ी है, तो तर्क भी दे रही। और लास्ट में क्या निकालेगी, निष्कर्ष, यानी ए का सेकंड, यानी सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। सी, ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? इनको भी एक क्रम से लगाना है। पहला ऑप्शन है सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं नियोजन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधारें, आप अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। तो लगाइए इनको क्रम से। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कि बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, यानी पहले नंबर पे ये आएगा। सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं नियोजन, ये दूसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निरंतर सुधार, ये तीसरे में आएगा। और डी चौथे में आएगा, डी चौथे में आएगा। तो सबसे पहले क्या आया था, बी, ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण, आज का अंतिम प्रश्न भी है। पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? चर्चा करें, परियोजना एवं चर्चा, साक्षात्कार या प्रयोग। कमेंट करके बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। क्या चर्चा, केवल चर्चा करेंगे? बताइए, अगर हमें पानी की उपलब्धता के बारे में पुनर्चक्रण सिखाना है तो हम क्या करेंगे, केवल चर्चा करेंगे कि हम उसका इंटरव्यू बैठ के लेंगे, या केवल एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे? हम एक परियोजना बनाएंगे और चर्चा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। धन्यवाद दोस्तों।